राष्ट्रपति भवन भी अरावली का हिस्सा है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ देश में सबसे चर्चित, सबसे गंभीर और सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक्स में बना हुआ मुद्दा अरावली का। जी हाँ, वही अरावली जो शायद हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है। जब हिमालय हमारे भारत पे नहीं था, उसके पहले से अरावली श्रृंखला हमारे भारत की रक्षा कर रही है। और अपना जो राष्ट्रपति भवन वर्तमान में है, ये भी अरावली का ही हिस्सा है। जी हाँ, जो रायसीना हिल्स पर बना हुआ है वो राष्ट्रपति भवन अरावली का ही हिस्सा है। लेकिन करोड़ों साल पुराने इन पहाड़ों को हमने चंद सालों में लगभग खोखला कर दिया। नमस्कार, हाजिर हूँ फिर से आपके अपने चैनल रंगरेज दुनिया में। मैं अखिल तिवारी इस शाम के नई शुरू हुए शो रंगरेज शो। जी हाँ, ये शाम का अपना एक नया शो है, तो शायद साप्ताहिक या दैनिक तौर पर चलता रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे अपनी अरावली हिल्स के बारे में। इनका जो मुद्दा गरमाया हुआ है, इनके विषय में जो चर्चाओं ने तूल पकड़ा हुआ है और नेताओं की बयानबाजी से और जनता के आक्रोश से भरा हुआ ये सबसे हॉट टॉपिक शायद डिस्कस के लायक है, शायद चर्चा के लायक है। चलिए आज बात करते हैं इन्हीं अरावली हिल्स पे। इसके पहले कि हम ये जानें कि ये मुद्दा कैसे गरमाया हुआ है, ये मुद्दा क्या है, उसके पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार हम खो क्या रहे हैं, हमारे हाथ से निकल क्या रहा है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी ओल्ड माउंटेन रेंज में से एक है और भूवैज्ञानिक बताते हैं कि लगभग प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। अगर आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो जब हिमालय समंदर के नीचे सो रहा था, तब अरावली आसमान छू रही थी। जी हाँ, इतनी पुरानी है अरावली। और तो इसे शायद हिमालय का बड़ा भाई या हिमालय का दादा या हिमालय का काका, ऐसा कुछ कहना शायद सही होगा। और ये पर्वत श्रृंखला बहुत लंबी है। इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 692 किलोमीटर की है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और पूरे राजस्थान को पार करती है और फिर ये हरियाणा में प्रवेश करती है और दिल्ली में रायसीना हिल्स तक, जहां पर आज राष्ट्रपति भवन निर्मित है, वहां पर आकर ये खत्म होती है। संस्कृत में अरावली का अर्थ है चोटियों की पंक्ति। जी हाँ, जिस पर्वत श्रृंखला में बहुत ज्यादा चोटियां हों उसे अरावली कहते हैं। अरावली एक प्राकृतिक ढांचे के तौर पर हिंदुस्तान में काम करती रही, जिसने कई आक्रमणकारियों से भारत को बचाया और एक प्राकृतिक किले के रूप में बदलकर इसने भारत को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखा। सबसे बड़ी बात, ये उत्तर भारत का वाटर डिवाइडर है। जी हाँ, ये गंगा बेसिन और सिंधु बेसिन दोनों के पानी को अलग अलग करती है। यानी अगर अरावली नहीं तो शायद नदियां सूख जाएंगी और जो भूजल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो पहाड़ सालों से धूल, मिट्टी, आंधी, बारिश, तूफान ये सब झेल रहे थे और शायद इनसे जीत रहे थे, वो पहाड़ आज इंसान के अपने लालच के आगे हार रहे। मुद्दा क्या है? अरावली में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद 31 पहाड़ियां, जी हाँ 31 पहाड़ियां लगभग पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं। जी हाँ, नक्शे से पूरी तरीके से गायब। राजस्थान और हरियाणा में मार्बल, ग्रेनाइट के पत्थरों को निकालने के लिए अरावली के पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जा रहा है। जी हाँ, वही पत्थर जो शायद हमारे घरों की शोभा बढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? शायद आपको पता होगा कि अरावली खनिजों का खजाना है। उसमें क्वार्ट्ज, सिलिका सैंड और बिल्डिंग मटेरियल्स की भरमार है, जो शायद इसकी खूबी थी और आज इसकी दुश्मन बन गई। अरावली का टूटना बहुत असर कर रहा है। आप कहेंगे कैसे असर कर रहा है? तो जाकर ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में जाकर देखिए कि कैसे वहां पर लोग सांस की तकलीफ से परेशान हो रहे हैं। खासकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के लोग इन अरावली के टूटने का असर शायद अपनी सांसों में महसूस कर रहे हैं। अरावली जो रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल या आंधियों को आने से रोकती थी, अब उसके टूटने से वो धूल भरी आंधियां यूपी और दिल्ली तक तेजी से बढ़ रही हैं और इन पे सीधे सीधे असर देखा जा रहा है। गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहर पानी में पाताल बन चुके हैं और जनता का परसेप्शन एकदम साफ है। उन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं विकास के नाम पर उनका भविष्य बेचा जा रहा है, क्योंकि अगर ये अरावली हिल्स टूटी तो शायद भूतल का पानी खत्म होगा, धूल भरी आंधियां बढ़ेंगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अब जरा आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और ये सोचिए कि जनता का कैसे सफर आसान बनेगा जब ना तो उनको सांस सुरक्षित मिलेगी और ना ही पानी साफ मिलेगा। अब आते हैं नेताओं की बयानबाजी पर।
नेताओं के लिए ये अरावली का मुद्दा एक ब्लेम गेम की तरह है। जी हाँ, कि शायद जब वो सत्ता में होते हैं तो वो ब्लेम विपक्ष पर डालते हैं, और जब वो विपक्ष में होते हैं तो ब्लेम सत्ता पक्ष पर डालते हैं। एक पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो खनन के नियमों में ढील दे देती है, इससे खनन आसान हो जाता है। और वही पार्टी जब विपक्ष में जाती है तो वो अवैध खनन के नाम पर बड़ा हो हल्ला मचाती है और सत्ता पक्ष को घेरती है।